सुमेर सिंह जी, आप सुन पा रहे हैं? सुमेर सिंह जी। आदरणीय शायद वो सुमेर नहीं सिंह जी। सुन पा रहे हैं, तब तक मैं बोलता हूँ। तो जी जी। गुरुकुल जी। बनाने की तो हमें सब में पहले तो हमारी सोच ही ऐसी होनी चाहिए, इसको समझना चाहिए, फिर एक योजना बनानी है। और प्लानिंग के साथ जो इसकी अथॉरिटी है उसको डिस्कस करना चाहिए। फिर इसके लिए एक ट्रस्ट और सोसाइटी जैसा भी हो वो गठित होती है, उसकी पंजीकरण वगैरह करना पड़ता है। एक ये भी है, लैंड उनके पास है ऑलरेडी, जिक्र नहीं करते। भवन निर्माण उनके पास होगा, जिक्र नहीं करते, लेकिन ये भी जरूरी स्टेप है। और फिर गवर्नमेंट से अनुमति और लाइसेंस और शिक्षा विभाग से भी अनुमति लेनी पड़ेगी। और स्टाफ की नियुक्ति अभी ये है या नहीं, छात्रों का प्रवेश, अध्ययन का कार्यक्रम बहुत जरूरी है आजकल, क्योंकि केवल पुराने गुरुकुलों से नहीं, नए गुरुकुलम भी क्या फीस वगैरह होगी या क्या होगा, और सुविधाएं क्या है वो वहाँ है या नहीं, प्रयोगशाला है, खेल का मैदान है, घुड़सवारी है, गौशालाएं हैं। गुरुकुल का लक्ष्य आप सब जानते हैं, ज्ञान की प्राप्ति करना ही है, बेसिकली मनुष्य बनाना है, संस्कार भी डेवलप करना है, चरित्र निर्माण भी है, और आध्यात्मिक विकास भी करना है, समाज का भी, स्टूडेंट्स का भी। उद्देश्य तो समग्र शिक्षा है, संस्कृति संरक्षण है, समाज की सेवा है, और आध्यात्मिक विकास है। इसके अलावा जो भारत में शिक्षा पद्धति है वो करीब करीब हम तीन टाइप की है। वो गुरुकुल है, और आजकल जो मॉडर्न हो गई वो है। तो गुरुकुल में भी हमारी वैदिक शिक्षा में गुरुकुल का ज्यादा रोल है, वो है। और सनातनी शिक्षा में भी है, उसमें भी गुरुकुल टाइप ही ज्यादा है। और इनमें वेदों का, उपनिषदों का, प्राचीन ग्रंथों का, वेदों का सबसे अध्ययन किया जाता है। गुरु शिष्य आश्रम परंपरा है, और इसका हम SWOT एनालिसिस का। तो इसी तरह सनातन है। और आधुनिक में आधुनिक का ज्यादा हो गया है, कुछ नैतिकता और कुछ संस्कार और उसका कम है। वो अपने घर से जाए या वहां भी रहते हैं, तो इस तरह की शिक्षा है, ये सबको पता है। तो जो गुरुकुल स्टाइल है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है जीवन कौशल और जीवन शैली। वो सिंपल जीवन शैली, प्रकृति से मतलब ये नजदीक है। और बाकी तो आप सब जानते ही हैं कि इसमें ये जो इसमें भी प्रतिस्पर्धा है, इसमें थोड़ा सा प्रैक्टिकल कम है, अलग टाइप का सिस्टम है। और इसमें प्रतिस्पर्धा बहुत है, प्रैक्टिकल और कौशलता का। मॉडर्न शिक्षा में ये है, एग्जाम वगैरह होते हैं, उसकी बेस पे उनको नौकरियां वगैरह मिलने के ज्यादा चांस है। ये मनुष्य को डेवलप करने के लिए है गुरुकुल, चाहे वैदिक हो चाहे सनातनी परंपरा के हो। और दूसरे हैं वो आपके नौकरी के लिए या इस तरह का अवसर के लिए ज्यादा है। इसमें गुरुकुल परंपरा तो आप सब जानते हैं। और इसमें हमारी एक्चुअली जो पुरानी सांस्कृतिक परंपरा थी उसमें भारतीय संस्कृति, ग्रामीण संस्कृति, ग्राम लेवल पे ये होता था। ये सभी बहुत सभी सबके लिए, सर्वधर्म के लिए भाषा, बहुत सी भाषाएं और पर्व और त्योहार, इनका ध्यान रखते हुए सामूहिक कृषि जो आजकल हम सोच रहे हैं वो पहले से ही थी। और रीति रिवाज और परंपराएं ये गांव की जीवन शैली थी, तो गांव की जीवन शैली की तरफ भी लौटाता है गुरुकुल। तो इसमें जो मेन विषय है कि हम गुरुकुल अकेला में देखते हैं, पर एक्चुअली हमारी पूरा पांच कुल जो आप सब जानते हैं, पांच कुल बहुत जरूरी थे। कि उसमें पहले तो तरु कुल है, तरु का मतलब पेड़ पौधे, एग्रीकल्चर। फिर आपका गोकुल है, गोकुल एक्चुअली तो हम गोकुल के गायों के लिए जोड़ लेते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है गोकुल का मतलब सभी प्राणी और बेसिकली जितने भी डोमेस्टिक एनिमल, उनका भी यूज ऐसा लगता है कुल में, क्योंकि पुरानी परंपरा देखे थे लिए। फिर गुरुकुल तो एक है ही, वो शिक्षा सब आ गई। आरोग्य कुल दूसरा है, जिसमें जो भी है
वो सब आ गए। और एक कुल जो है आज की वो है ऋषि कुल। हम जो पुराने, हमारे तो इस ग्रुप में बहुत से और अनुभवी लोग हैं, उनका मिसयूज हो रहा है आज के जमाने में। तो ये ग्रुप में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभा सकते हैं और निभा भी रहे हैं। ब्रिगेडियर साहब का आवाज चला गया है। आ, आदरणीय आचार्य अंतरंग जी, आप शुरू धन्यवाद। करिए। और हमारे, हाँ। जी जी, आपकी आवाज चली गई ब्रिगेडियर साहब, हम लोग शुरू करते हैं। हम हमारे जो मुख्य वक्ता हैं वो शायद जुड़ चुके हैं, हम उनको आमंत्रित करेंगे। आ, आ, आचार्य अंतरंग जी, आप शुरू करिए और हम लोग इसको आ, वो करते हैं, आचार्य जी। हाँ, 1 मिनट में लिफ्ट आचार्य में हूँ। अंतरंग जी, जी जी। ब्रिगेडियर साहब, आपका नेटवर्क सही से हाँ, काम कुछ नहीं कर गड़बड़ रहा है। है, कुछ आवाज आपकी आ जा रही है। जी जी जी। जी जी। तो हम इसको शुरू करते हैं। 8:28 हो गया है, 8:30 से शुरू करना था हमें। और ये एडमिन्स हेलो, आईफोन के आवाज नाम आ से, रही है? कमलेश जी हैं आप? जी जी, आ रही है। एडमिन आईफोन्स हेलो। के नाम से कमलेश जी हैं। हाँ, आ रही है, आ रही है। आपकी आवाज आ रही है आचार्य जी। सुनाई पड़ रहा है? 1 मिनट, 1 मिनट रुकिए। मैं लिफ्ट में था इसीलिए ऑब्स्ट्रक्ट हो रहा। मैं बस बाहर आ रहा हूँ। जी। आ, आ, ललित चौहान जी हैं, महावीर श्रवण जी हैं, घनश्याम जी। एक मिनट में फोन कर लेता हूँ उनको, देखता हूँ कि क्या उनकी लोकेशन है। आप आचार्य जी शुरू करिए। जी, सबको नमस्कार। तो कहते हैं कि गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वरः, गुरुरेव साक्षात परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः की जो बात करते हैं, तो इसमें गुरुकुल यानी गुरु का अर्थ होता है अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानंजना शलाख्या चक्षुरुन्मीलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। यानी अज्ञानता और अंधकार को दूर करने वाली जो सत्ता है, अंधकार रूप मीन्स प्रकाश, तो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाली सत्ता, गुरु, गुरु का अर्थ। और उसका कुल, जैसे अभी हमारे ब्रिगेडियर राजा राम जी पंचकुल की बात कर रहे थे, तो ये पंचकुल जो है, ये पंचकुल के का एक गुरुकुल तो है, लेकिन एक्चुअली गुरुकुल बिना पांचों कुल, यानी गुरुकुल में आपका तरुकुल, तरुकुल, फिर गोकुल, आरोग्यकुल, ऋषिकुल, और उसके साथ फिर गुरुकुल, ये पांचों कुल में का होना होता है, तब जाकर के वह गुरुकुल सही दिखता है। तो आज जो हमारी जो पूरी जो जो शिक्षा व्यवस्था है, वह प्रकृति से विमुख है, क्योंकि ये पांचों कुल को अगर देखा जाए तो यह आज हमारी जो ग्रामीण व्यवस्था है, उस ग्रामीण व्यवस्था को ये करता है, आई मीन रिप्रेजेंट करता है, और वह स्वावलंबन की ओर ले जाता है, आर्थिक लोकतंत्र, आर्थिक आज़ादी की ओर ले जाता है। यह जो इसको देखा जाए कि एक्चुअली ये गुरुकुल क्यों पांचों मतलब एक दूसरे के साथ है, और ये बहुत अच्छा रहा कि हमारे ब्रिगेडियर राजाराम जी ने इस पर बोला। हमारे बीच में डॉक्टर घनश्याम आर्देनिया जी, जी आज जुड़ क्या? चुके हैं, जो कि जी। डायरेक्टर हैं मेहंदीपुर बालाजी गुरुकुल के। तो मैं आग्रह करूंगा आचार्य जी से कि उनको आप आमंत्रित करें और उनके विषय पे उनसे सुनना हम लोग शुरू करें। आचार्य बहुत बहुत, अंतरंग जी। जी जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो अ, हम डॉक्टर घनश्याम जी से निवेदन करेंगे कि वो जो मेहंदीपुर बालाजी
कि जो गुरुकुल की जो बातें आज के विषय में आज हम लोग जो चर्चा करना चाहते हैं, तो मैं सिर्फ उसकी भूमिका दे रहा था कि क्या गुरुकुल क्या होना चाहिए और किस प्रकार गुरुकुल में पंचकुल का जो महत्व है वो हमें बता रहा था। तो उस पर हम आगे विशेष बात करेंगे एक बार डॉक्टर घनश्याम जी को हम लोग सुनने के बाद। आदरणीय डॉक्टर घनश्याम जी, कृपया आप अपना वक्तव्य प्रस्तुत करें, फिर आगे हम लोग बात करेंगे। जी, जय श्री बालाजी की। सभी समादरणीय समुदाय को और विद्वत जनों को मेरा सादर प्रणाम। आज सौभाग्य की बात है क्योंकि कुछ ही दिन पहले आप में से जो समर्पित भाव है भारतीय संस्कृति के प्रति, जिनका विशेष लगाव है, वो और यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि वर्तमान समाज में जिस दृष्टि की ओर सब लोगों को बहुत ज्यादा बड़ी आशा है, वो लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं और ऐसे लोग इस भारतवर्ष में एक ऋषि मुनियों की तरह कार्य कर रहे हैं। वो लोग हमारे गुरुकुल में पधारे और उन्होंने अपने विचार और अपनी इच्छाओं को हम मुझसे मतलब विशेष रूप से हमारे साथी जितने लोग थे उनसे अवगत कराया, तो बड़ा हर्ष हुआ, बड़ी प्रसन्नता हुई कि वर्तमान समुदाय में इतने तपस्वी और इतने त्यागी लोग हैं जो भारतीय संस्कृति को और उसकी शिक्षा व्यवस्था के प्रति चिंता करते हुए और कुछ उत्थान के लिए कार्य कर रहे हैं। उसी प्रक्रम में अगर हम बात करें कि हमारे गुरुकुल का उद्देश्य क्या है, तो हमारे गुरुकुल का मतलब यहाँ पर जितने भी गुरुकुल हैं, वो गुरुकुल केवल नाम का होना सही नहीं है, क्योंकि आजकल हम देखते हैं कि आर्थिक युग है। आर्थिक युग में बहुत सारे लोग इस गुरुकुल का प्रयोग केवल और केवल अपनी आर्थिक उन्नति के लिए करते हैं, जिसमें समय जो है वर्तमान में उसका उद्देश्य की पूर्ति नहीं करता है। तो अगर हम विस्तृत रूप से इसकी चर्चा करते हैं, वर्तमान में जितने भी गुरुकुल हैं उनमें से हमने जैसा कि मेरा व्यक्तिगत जितने वर्षों का अनुभव है उसके आधार पर अगर मैं चर्चा करूं, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीजें छूटी रहती हैं। और सौभाग्यवश ईश्वरीय कृपा से और आप जैसे बड़े स्नेहियों की वजह से, उनकी बड़ी कृपा से मैंने निजी जीवन में भी, निजी यानी प्राइवेट विद्यालयों में उस तरीके से जो वर्तमान आधुनिक शिक्षा के साथ संपृक्त करते हैं, बड़े बड़े विद्यालय हैं, महाविद्यालय हैं, उनमें भी काम करके देखा, उनसे जुड़ करके देखा, उनमें यात्रा करके देखा। तो ऐसा लग रहा था कि हम वास्तविक शिक्षा से बहुत दूर जा रहे हैं, और वास्तविक शिक्षा से दूर जाने के साथ साथ हम मानवता को नष्ट होते हुए देख रहे हैं। जो व्यक्ति के अंदर एक इनबिल्ट एक एनर्जी होती है, जिसकी वजह से समाज जो है वो हर व्यक्ति की शिक्षा के बाद में उद्देश्य के साथ कुछ आशान्वित रह करके देखता है, जिसमें हमने विद्यालयों पे लिखे हुए तो विचारों से हमने देखा होगा कि ज्ञानार्थ प्रवेश सेवार्थ प्रस्थान करके दो उक्तियां लिखी रहती हैं, और उन सूक्तियों से हम बहुत ज्यादा परिचित भी हैं। लेकिन फलस्वरूप जब हम देखते हैं कि ज्ञानार्थ प्रवेश तो ठीक है, हर कोई विद्यालय ये प्रयास करता है कि बच्चे को ज्ञान मिले, लेकिन जब हम परिणाम स्वरूप जब देखते हैं कि प्रस्थान के हेतु हुआ, तो प्रस्थान में सेवार्थ शब्द जो है वो आजकल शायद कुछ हद तक एक लुप्त होता चला जा रहा है। उसके साथ साथ जिस बालक ने जो शिक्षा प्राप्त की, उससे उद्यम तो वो प्राप्त कर लेता है, लेकिन उद्यम में भी मानवता नष्ट हो रही है। कुछ लोग उस हद तक उद्यम प्राप्त नहीं कर पाते हैं जिस हिसाब से उनका शिक्षण होता है। फिर तीसरी बात, जो उद्यम प्राप्त करते हैं वो किस तरह की शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, कितना व्यय करके प्राप्त कर रहे हैं, वो भी एक चिंताजनक विषय है। तो वास्तव में गुरुकुलों का जो उद्देश्य होना चाहिए वो एक मानव सभ्यता को विशेष दृष्टिगत भारतीय संस्कृति की जो पहचान है उसके आधार पर होना चाहिए। भारतीय संस्कृति का जो मूल है, जिसकी वजह से हमारा भारत जो है विश्व गुरु कहलाया, उस आधार पर होना चाहिए, क्योंकि वहां पर उस भारत में हर एक व्यक्ति अपने आप में एक बहुत बड़ी संस्था थी।
बहुत बड़े संसाधन के रूप में एक व्यक्तित्व था जो हर चीज के बारे में, हर विषय के बारे में जानकारी रखता था, अपने स्वयं सेवक के रूप में कार्य करता था। तो स्वयं सेवक बनना बड़ा मुश्किल काम है। आज हम एक संगठनात्मक दृष्टि से देखें तो, एक विशेष संगठन की दृष्टि और देखते हैं तो सब लोग कहते हैं कि स्वयं सेवक बनना है, लेकिन वास्तव में स्वयं सेवक क्या होता है वो रूप बनाना बड़ा मुश्किल है। तो शिक्षा इसके लिए मुख्य जिम्मेदार है। तो यहां मेहंदीपुर बालाजी में इस सौभाग्य से हमारे पूज्य और वंदनीय मेहंदीपुर बालाजी के महंत श्री श्री 1008 श्री डॉक्टर श्री नरेशपुरी जी महाराज ने इस गुरुकुल को उसी उद्देश्य से प्रारंभ किया है। हालांकि पिछले 25-30 वर्षों से और उससे पूर्व भी कई शिक्षण संस्थाएं मंदिर ट्रस्ट के द्वारा महाराज जी के सानिध्य में और उनके विशेष रूप से उद्देश्य के साथ में महिला शिक्षा के लिए विशेष कार्य कर रही हैं। लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने जब देखा कि वास्तविक परंपरागत शिक्षा का स्वरूप बदलता जा रहा है, हम अपने मानव संस्कारों को भूलते चले जा रहे हैं, हमारी विद्याएं हैं, प्राचीन विद्याएं हैं, वो लुप्त होती चली जा रही हैं। प्राचीन विद्याओं को अगर कोई जानता भी है तो आधुनिकता के साथ नहीं उसको स्थापित कर पा रहा है, जिससे कि वर्तमान समाज में आधुनिक दृष्टि से अगर उसको देख करके और उच्च स्थान पर लाया जाए तो उसके लिए बहुत ज्यादा कमी हो रही है। उन सब विषयों का बहुत अच्छे से आकलन करके, अनेक अनेक जगह की यात्राओं का जो संकलन करके अपने ज्ञान स्वरूप में उन्होंने उस उद्देश्य के साथ में इस गुरुकुल को प्रारंभ किया है, जहां पर बालक केवल अपनी शिक्षा के साथ केवल शिक्षा ही नहीं प्राप्त करेगा कि उसको वैदिक शिक्षा प्राप्त होनी है। वैदिक शिक्षा, परंपरागत शिक्षा तो खैर ठीक है, हमारे साथ में चलेगी ही, लेकिन उसके साथ साथ बालक जो है वो वर्तमान की शिक्षा के साथ भी पैरेलली चलेगा। उसको आधुनिक विषयों का भी विशेष रूप से अध्ययन करवाया जाएगा। इसके साथ जो बालक यहां आए हैं उनको व्यक्तिगत रूप से एक श्रेष्ठ नागरिक बनाने के लिए, एक स्वयं सेवक बनाने के लिए तैयार किया जाएगा, जिसको लगभग अपने जीवन में, नित्य जीवन में जो प्रयोग आने वाली और आवश्यक पड़ने वाली जो क्रियाएं हैं उनके लिए भी वो तैयार रहे, उनके लिए भी वो सिद्धस्त रहे। और प्राचीन और ज्ञान विज्ञान को भी हमारे साथ जोड़े, जिसमें कृषि भी होगा, जिसमें आयुध भी होगा आगे चल करके, जिसमें शारीरिक शिक्षा के साथ मानसिक साइकोलॉजिकल जो चीजें हमें जरूरत पड़ती हैं व्यक्ति को पहचानने के हिसाब से, व्यक्ति को व्यवहार की दृष्टि से कुछ संपोषित करने के हिसाब से, उस तरह की शिक्षाएं हैं। आधुनिक युग के साथ चलने के लिए अंग्रेजी अंग्रेजी के विविध स्तरों पर शिक्षा है, कंप्यूटर की शिक्षा है। बालक अगर आगे जाकर के उसको हर तरीके से पोषित किया जाएगा, सर्वांगीण विकास हम जिसको कहते हैं, वो प्रयास हमारा रहेगा। उसके साथ साथ हमारा जो पाठ्यक्रम है, उसका नियमित जो दिनचर्या है, उसमें अभी से ही बालक को यह एहसास करवाया जाता है कि आपका जन्म जो है वो केवल और केवल अपने स्वपोषण के लिए नहीं है, जबकि मानव के विशेष रूप से सही विकास के लिए है। तो ये बात मैं केवल आदर्श रूप में नहीं कह रहा हूं कि हर कोई व्यक्ति इसको संकल्प में समझ करके और एक अपने संस्थान के प्रचार के लिए कर रहा हो, ये बिल्कुल नहीं है। आंतरिक आत्मा से, मन से और वास्तविक उद्देश्यों को जो हमने तैयार किया है, उनको उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हमारी कार्य योजना भी प्रारंभ कर चुके हैं हम। आप कुछ अनुभव हमारे जो साथी, जो हमारे दिव्यजन यहाँ पधारे थे, उनके माध्यम से भी आप प्राप्त कर सकते हैं। इसमें और भी बहुत सारी चीजें हम धीरे 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 जोड़ते जाएंगे, जिससे कि बालक का मूल रूप से मानसिक विकास के साथ साथ सामाजिक विकास भी हो सके, उसकी दृष्टि वही रखे। एक छोटी सी कहानी उस दिन मैंने सुनाई थी हमारे साथियों को, हमारे जो दिव्यजन यहाँ पधारे थे उनको, उनके साथ साथ उसका छोटा सा उदाहरण मैं आपको बस संक्षिप्त में दे देता हूं कि कोई व्यक्ति तेज धूप में, जेठ की दोपहरी में तपता हुआ, कष्ट से चलता हुआ अपने गमन की तरफ, अपने गमन जो नित्य उसका जो गंतव्य था वहां तक उसकी ओर जा रहा था, लेकिन वो इतना तप, उस ताप और कष्ट के कारण इतना थक गया था कि उसकी गला सूख गया था। गला सूखने के बाद में उसने बहुत कठिनाई के साथ अपनी यात्रा जारी रखी, वो उस आशा के साथ कि कहीं जाकर के तृप्ति मिलेगी और वो पानी मिलेगा तो मैं अपने आप को संतृप्त कर पाऊं।
तो उस उद्देश्य से वो आगे बढ़ते हुए चले जा रहे थे। आगे बहुत दूर जाकर के देखा कि गांव से पहले कोई एक दुकान थी, वहां पर कोई सेठ जी बैठे हुए थे। उन्होंने उस जून की तपती ही दोपहरी में अपनी गठरी सिर पे से उतारते हुए सेठ जी से प्रार्थना की, सेठ जी थोड़ी देर ये पानी, थोड़ा सा पानी पिला दीजिए, बहुत कष्ट से प्यास से तड़प रहा हूं। सेठ जी अपने कार्य में इतने व्यस्त थे कि उन्होंने उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया और कहा कि अभी ये आदमी नहीं है, आप चले जाइए, आगे जाइए, या फिर थोड़ी देर ठहर जाइए, अभी आदमी नहीं है। सेठ जी अपने कार्य में व्यस्त हो गए। आदमी, उस बुजुर्ग व्यक्ति ने सोचा कि शायद हो सकता है कि कुछ, कोई सहायता के रूप में कोई व्यक्ति आएगा और वो हमें पानी पिला देगा, कोई नौकर होगा। इस प्रतीक्षा में उन्होंने थोड़ा सा समय बिताया, लेकिन अगले ही पल जब उनको महसूस हुआ कि कोई व्यक्ति नहीं आ रहा है, काफी समय बीत चुका है, लेकिन उस जेठ की दोपहरी में कितना व्यक्ति कितना सहनशीलता निभा सकता है ये आप जानते ही हैं। फिर से दोबारा सेठ जी से प्रार्थना की, सेठ जी गला सूखा जा रहा है, प्राण निकले जा रहे हैं, पानी पिला दो ना। सेठ जी को इतना कष्ट हुआ और व्यवधान महसूस हुआ कि उन्होंने सोचा कि ये क्या है, अत्यंत मतलब शून्यता है, मैं कार्य कर रहा हूं। व्यवधान समझ करके उन्होंने व्यक्ति को ललकारते हुए बोला, आपको बोला ना आदमी नहीं है, रुकना है तो रुकिए, नहीं तो आगे बढ़िए। इस व्यवहार से वो अंदर से बहुत खिन्न हुए और अत्यंत करुणा के साथ में प्रार्थना की उन्होंने कि सेठ जी थोड़ी देर के लिए आप ही आदमी बन जाओ ना। ये जो आदमी बनने वाली कहानी थी, उससे सुनकर के सेठ जी तुरंत भागते दौड़ते उनके पास आए और उनको पानी पिलाया। एक वाक्य ने उनके जीवन को हिला दिया। वास्तव में वर्तमान समाज में उस मानवता की कमी है। हम प्रवचनों में सुन लेते हैं, हम पुस्तकों में पढ़ लेते हैं, हम साहित्य में देख लेते हैं, लेकिन हमारा जीवन वर्तमान समाज के हिसाब से देखें तो हम किस दिशा में जा रहे हैं ये हमें खुद को नहीं पता। हमारा प्रयास यही है, उन गुरुकुलों का भी प्रयास वही रहे कि हम वास्तव में इस शरीरधारी को जो मानव के रूप में पहचाना जाता है उसमें मानवता डालने। तो हमारा भी प्रयास यही है कि वो मानवता तो उसके अंदर जागृत हो ही, लेकिन वो अपने आप में इतना स्वाभिमानी और स्वावलंबी बने कि उसको संसार में अलग अलग स्तरों पर वही पहचान मिले, एक श्रेष्ठ मानव के रूप में। तो इस तरह का कुछ संक्षिप्त उद्देश्य हमारा है। बाकी विस्तार से आप जो जानकारी चाहेंगे हम आपको शेयर कर सकते हैं। एक छोटा सा प्रयास है इस मानव समाज के लिए, और वो निरंतर आगे बढ़ाने के लिए आप जैसे प्रबुद्ध और श्रेष्ठ मार्गदर्शकों की आवश्यकता रहेगी। उसके लिए मैं निरंतर आपका और देखते हुए आशान्वित रहूंगा। सादर धन्यवाद। जय श्री बालाजी की। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर घनश्याम जी। और हम आज आज जो आपने जो बताया, थोड़ा सा मैं चाहता था कि और थोड़ा प्रकाश, थोड़ी जानकारी, जैसे नए लोग भी हैं तो यहाँ पर क्या क्या व्यवस्थाएं हैं और क्या क्या चल रहा है अभी, वो थोड़ा सा और जानकारी देंगे तो अच्छा रहेगा। और क्या कब शुरू हुआ और कैसे लोग हैं, थोड़ा व्यवहारिक बातें थोड़ा बता देंगे तो अच्छा रहेगा। एक्चुअली ये लाइन चला दीजिए प्लीज। ये बहुत अल्पकाल ही हमारे पास रहा है, बहुत कम समय में ही हमने प्रयास किया है कुछ देने का। ये महाराज जी की जो संकल्पना थी वो लगभग 4 वर्ष पूर्व थी, लेकिन कुछ कारणों से ये व्यवस्थाएं नहीं बन पाई, क्योंकि उस टाइम पे कोविड से समाज उठ रहा था धीरे धीरे। अन्य व्यवस्थाएं जो अव्यवस्थित हो गई थी उन व्यवस्थाओं की तरफ पहले ध्यान गया, ताकि उनको व्यवस्थित करके और फिर एक अच्छी ऊर्जा के साथ में और अच्छी संकल्पना के साथ में इसको प्रारंभ किया जाए। तो इस वर्ष भवन निर्माण से संबंधित सारे कार्य को किया जा रहा था। भवन निर्माण में कुछ भी बीच में कुछ व्यवधान आए, उनके कारण थोड़ा सा विलंब हुआ। तो उस कारण से हमारा प्रारंभ करने का जो उद्देश्य था वो अप्रैल से था, लेकिन किसी कारणवश नहीं हो पाया। उसके बाद में हमने इस कार्य को लगभग लगभग जो भवन निर्माण से संबंधित जो आंतरिक सुविधाओं से संबंधित कार्य थे उनको लगभग हमने जुलाई तक पूरा कर लिया था। जुलाई के अंत में हमने सारी प्रक्रियाएं पूरी करके
और बालकों को 18 अगस्त 2025 इसी साल से बच्चों को हमने महाविद्यालय में बुलाया था। यहाँ गुरुकुल में 18 अगस्त हमारे, अगर हम ऑफिशियली देखें तो 18 अगस्त हमारे बालकों का, वेद बटुकों का यहाँ पर स्वागत हुआ। उसके बाद से हमारे निरंतर प्रक्रियाएं चालू हो रखी हैं। आज वो 18 दिसंबर में 4 महीने पूरे हो रहे हैं। 4 महीने में हमने बालकों को काफी साहित्यिक दृष्टि से, क्योंकि परंपरागत शिक्षा तो उनकी चल ही रही है, आधुनिक शिक्षा तो उनकी चल रही है, परंपरागत शिक्षा में हमने बहुत सारी चीजों को साथ में उनको प्रयास किया है। सबसे पहले हमने उच्चारण पे काम किया। उच्चारण पे हमने उनको व्याकरणात्मक अंशों को पढ़ाया है। उसके बाद में स्तुतियां, स्तोत्र इत्यादि को पढ़ाया है। उनके बाद में उनकी दिनचर्या पे हमने काम किया, दिनचर्या को व्यवस्थित किया। फिर शारीरिक शिक्षा के साथ में उनको शारीरिक रूप से क्या चीज हमें आवश्यक होती है, तो दिनचर्या में हमने ही सारी चीजों को शामिल कर लिया। दिनचर्या के साथ साथ हम यहाँ पर, अब हमें आपको बताने में बड़ी बड़ी खुशी होती है कि बालक जो है वो अपनी दिनचर्या में इतने अच्छे से परफेक्टली अभी सेट हो चुके हैं कि वो अपने नित्य कार्य स्वयं करते हैं। केवल अध्यापन के लिए ही उनको सहयोग की जरूरत होती है, बाकी बीच बीच में मार्गदर्शन की जरूरत होती है। प्रातःकाल 5 बजे हमारे यहाँ बालक जो है वो जागरण का समय है, शीतकाल है, क्योंकि हमारा जो क्षेत्र है वो थोड़ा सा खुला है और यहाँ थोड़ी सर्दी पड़ती है उस हिसाब से। तो प्रातःकाल की जो 5 बजे से हमारी गतिविधि चालू होती है। कुछ बालक जो है वो 10-15 मिनट पहले भी उठ जाते हैं, लेकिन उससे पहले उठने की अनुमति भी नहीं है, बाहर आने की अनुमति नहीं है। उस दृष्टि से हम यहाँ अगर देखते हैं तो लगभग 5 बजे से और 5:30 बजे तक बच्चा जो है वो अपने शौच इत्यादि से निवृत्त हो जाता है। उसके बाद में फिर बालक वहां से अच्छे से उठते ही तो उनको गर्म पानी इत्यादि का, प्रातःकाल की जो एक क्रिया होती है बस बिस्तर के समय पर स्मरण इत्यादि की, वो होती है। उसके बाद में बालक गर्म पानी पी करके शौच इत्यादि जाता है। उसके बाद में वो तैयार होकर के कुछ अपने जॉगिंग और अपने जितनी भी एक्सरसाइज के हिसाब से जो कपड़े पहनने के बाद में वो बाहर अपने कैंपस में रोल कॉल के लिए इकट्ठे हो जाते हैं। वहां पर एक शारीरिक शिक्षक है, पीटीआई है, वो उनको पूर्ण रूप से शारीरिक करवाते हैं। आसपास पूरे परिसर में काफी लंबा है, अगर हम उसको कहें तो लगभग लगभग 1600-1700 मीटर का एक चक्र है। उसको वो पूरा रोल करके और उसके बाद में फिर वो फ्लेक्सिबिलिटी के साथ फिर योगासन इत्यादि करवाते हैं, प्राणायाम करवाते हैं। बालक उसके बाद में फिर 6:30 बजे के आसपास फ्री हो जाते हैं। 1 घंटे तक का ये नियमित कार्य चलता है। उसके बाद में बालक स्नान इत्यादि करके संध्या वंदन के लिए अपने कक्ष में पूजा कक्ष में आ जाते हैं। वहां पर वो पूर्ण रूप से वंदना इत्यादि का कार्य करते हैं, संध्या इत्यादि का कार्य, अपना संध्या इत्यादि पूरी करते हैं। उसके बाद में प्राणायाम भी इसी का हिस्सा है, क्योंकि प्राणायाम हम सुबह नहीं करवाते हैं उस कारण से, क्योंकि शारीरिक के बाद में तुरंत प्राणायाम करना शरीर के लिए ठीक नहीं रहता है। उसके बाद में संध्या इत्यादि के बाद में बालकों को अल्पाहार दिया जाता है। अल्पाहार के बाद में बालकों को तुरंत कक्षा 15 मिनट के गैप के बाद में प्रार्थना हॉल के साथ में फिर उनको कक्षाओं में, अलग अलग कक्षाओं में वो लोग चले जाते हैं। तो 2 बजे से 12 बजे से पहले पहले का जो कार्यक्रम चलता है वो हमारा पूर्ण रूप से परंपरागत शिक्षा का चलता है, जिसमें वेद है, स्तोत्र है, संस्कृत है, संस्कृत के साथ में अन्य विविध वो जो ग्रंथ हैं, व्याकरणात्मक ग्रंथ हैं, ज्योतिषीय ग्रंथ हैं, इत्यादि ग्रंथों का अलग अलग साप्ताहिक रूप से कार्यक्रम बनाया हुआ है। उसमें ज्योतिष भी बालक पढ़ते हैं, उसमें व्याकरण भी बालक पढ़ते हैं, उसमें धर्मशास्त्र भी पढ़ते हैं, उसमें मानव सभ्यता के लिए कुछ दार्शनिक चिंतन है उनको भी देखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं। उसके साथ साथ दर्शन के कुछ अंशों को पढ़ते हैं। तो अलग अलग तरह से पाठ्यक्रम बना रखा है। अमरकोश, शब्दकोश को सुदृढ़ करने के लिए अमरकोश इत्यादि का उसमें सिलेबस है। केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय हमारा मान्यत विश्वविद्यालय है, जहाँ से हमने मान्यता प्राप्त की है। उसी के सिलेबस के आधार पर भी हम लोग शिक्षा को मॉडिफाई करके और थोड़ा सा अच्छे व्यवस्थित करके चल रहे हैं। कक्षा 12वीं तक हमने मान्यता ली है। अभी हमारे पास कक्षा 8वीं तक का विद्यालय संचालित है। 8वीं अगले साल तक रहेगा। उसके बाद में फिर अगले साल से हम लोग कक्षा 9 और 10वीं 11वीं इस तरह से हम लोग परंपरागत शिक्षा में, तो पूर्व में प्रवेशिका होता है, उसके बाद में फिर उत्तर मध्यमा, पूर्व मध्यमा होता है, उसके बाद प्राक शास्त्री होता है। इस प्रकार से ये हमारा पाठ्यक्रम बना रखा है। फिर उसके बाद में धीरे धीरे से 12 बजे के बाद में फिर भोजन हो जाता है, मध्याह्न विश्रांति हो जाती है, बालक थोड़ी देर विश्रांति करते हैं। उसके बाद में फिर 2 बजे से लेकर के और 5 बजे तक शारीरिक आधुनिक विषय चलते हैं, जिसमें गणित, विज्ञान, एसएसटी और अंग्रेजी है और
अन्य विविध कला विज्ञान है, और कुछ पर्सनल डेवलपमेंट के हिसाब से जो जो विषय हैं हमने लगा रखे हैं। कंप्यूटर शिक्षा का है, कम्युनिकेशन इंग्लिश का है, और इस तरह के विषयों को हम लोग उसमें संचालित करके पढ़ाते हैं। 5 बजे के बाद में बालक जो है पुनः वापस शारीरिक क्रीड़ा के लिए चले जाते हैं, शारीरिक के लिए चले जाते हैं, क्रीड़ा के लिए चले जाते हैं, जिसमें अलग अलग तरह का फुटबॉल है, वॉलीबॉल है, क्रिकेट है, टेबल टेनिस है, बैडमिंटन है, इस तरह की क्रीड़ा वो करते हैं। इसके बाद में कुछ विषयों पर अलग अलग दिनों पर अगर हम मौसम को अनुकूल पाते हैं तो उसमें कुछ परंपरागत गेम्स भी हैं, जैसे खो खो है, कबड्डी है, और वॉलीबॉल। इस तरह के जो खेल हैं वो हमारे यहाँ के परंपरागत खेलों के लिए भी हम लोग शामिल करते हैं। फिर 6 बजे बालक वापस तैयार होते हैं, और तैयार होकर के वापस प्रार्थना हॉल में शाम की संध्या के समय के लिए आ जाते हैं। मध्याह्न की संध्या हमने अभी प्रारंभ नहीं की है, क्योंकि हम लोग जो है उपनयन के बाद ये कार्यक्रम करवाते हैं। तो उपनयन हमारा जनवरी में बसंत पंचमी के दिन प्रोजेक्टेड है, हम लोग उस दिन उसका उपनयन करवाएंगे, फिर मध्याह्न की संध्या भी उनकी प्रारंभ हो जाएगी। इस प्रकार से शाम से 6 बजे से 7 बजे तक वो संध्या करते हैं। संध्या में कोई पूजा प्रार्थना, नित्य पूजा को और स्तुतियाँ जो है वो हमारे यहाँ की जो हमने निश्चित की हुई है वो पूजा प्रार्थना वो करते हैं। जप इत्यादि भी इसमें शामिल होता है। उसके बाद में बच्चों का फिक्स 7 बजे भोजन हो जाता है। 7 बजे से और 7:30 बजे वो भोजन से निवृत्त हो जाते हैं, 7:40 तक। उसके बाद में बालकों को थोड़ी देर के लिए छोड़ा जाता है, उसमें लगभग पौन घंटे के लिए। उसमें बालक जो है वो अपने कुछ बालक जो हैं, किसी को इमरजेंसी होती है तो अभिभावकों से बात कर लेते हैं, कोई पेंडिंग वर्क कर लेता है, कुछ क्रिएटिव वर्क कर लेता है, या फिर कोई नित्य कर्म के हिसाब से वो काम उनको दे रखे हैं अलग अलग से, या मुक्त समय होता है। उसके बाद में बालक फिर से आते हैं 8:30 बजे। उनको गौशाला का जो आया हुआ और यहाँ प्रसादी का दूध दिया जाता है। फिर बालक दूध लेकर के और फिर अपनी कक्षा में चले जाते हैं, एक विशेष कक्षा के लिए। उसमें विचार विमर्श होता है, चर्चा होती है, परंपरागत संपर्क होते हैं। अगर किसी को कुछ समस्या है तो वो कक्षा मैं स्वयं लेता हूँ, या फिर हमारे यहाँ के जो वरिष्ठ आचार्य हैं वो लेते हैं। इस प्रकार से उनके साथ चर्चा होती है। अनौपचारिक भी उसमें होता है, संगीत भी हो जाता है, कुछ वीडियोस दिखाने हैं तो वो दिखा लेते हैं, कुछ ज्ञानवर्धक मनोरंजक जिसको हम कह सकते हैं, संपोषित डायरेक्ट मनोरंजक, केवल मनोरंजक तो नहीं दिखाया जाता, लेकिन जिसमें ज्ञान भी मिले और मनोरंजन भी हो जाए, तो बालकों को उस तरह से कुछ वीडियोस स्मार्ट पैनल्स के थ्रू दिखाते हैं। इस प्रकार से ये पूरी दिनचर्या होती है। हमारे यहाँ बिल्डिंग है, तो बिल्डिंग काफ़ी बड़ी है। लगभग लगभग हम अगर हम पूरे उसको देखें तो लगभग 40 बीघा के आसपास का हमारा पूरा ये परिक्षेत्र है। इसमें बाहर 3-4 गार्डन्स हैं, और अंदर बिल्डिंग में 2 तल का है। नीचे कंप्लीटली एजुकेशनल में एक भाग जो है एडमिनिस्ट्रेटिव का है, और दूसरा भाग भाग जो है वो शैक्षणिक गतिविधियों के लिए है। इस परिसर के बाहर भी हमारी वेदशालाएं, हमने 4 वेदशालाएं जो केवल वेदों के अभ्यास के लिए बना रखी हैं, उसमें वेद बालक पढ़ते हैं। विशेष जो परंपरागत शिक्षा का कार्य है वो करते हैं। इसके अलावा बाहर जो है मंदिर भी अभी प्रोजेक्टेड है, अभी निर्माण कार्य चल रहा है, शायद इस वर्ष पूरा हो जाएगा जनवरी तक, फरवरी तक। तो उसके बाद में फिर हम लोग नित्य पूजा वगैरह का कार्यक्रम भी हम बाहर रखते हैं। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पर कंप्यूटर लैब्स सेटल्ड है। इसके अलावा आधुनिक शिक्षा के लिए दृष्टि से स्मार्ट क्लासेस भी है, और भोजन की पूर्ण व्यवस्था है, भोजनशाला है, भोजन पाकशाला है, नित्य उसके लिए भी शुद्ध सात्विक भोजन बालकों को मिलता है। इस प्रकार से बेसिक सुविधाओं की दृष्टि से अगर हम देखें तो आधुनिक क्षेत्र में जो सुविधाओं की आवश्यकता है, लेकिन उसके साथ साथ हम परंपरागत रूप से बालकों को वो तैयार भी करते हैं कि बालक किसी भी प्रकार से अपने आप को किसी भी कष्ट के साथ नहीं रहें। वर्तमान समय है, आधुनिक समय है, और कच्चे बालक हैं, धीरे 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 उनको परिष्कृत किया जाएगा। इस गुरुकुल का अभाव और उनके भाव भी उनके अंदर धीरे धीरे हम लोग उस प्रकार से देने का प्रयास करते हैं, ताकि बालक इस चीज़ को महसूस करें कि हम लोगों को शिक्षा में क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ आधुनिक को बैलेंस करते हुए हम शिक्षा देने का प्रयास करते हैं। जी। आचार्य जी, आपने 2 महीने में भी बहुत ज्यादा काम कर लिया, बहुत बहुत बधाई। आपकी कितनी संख्या है स्टूडेंट्स की, कितने स्टाफ की है, कितनी क्लासेस चलती है? और आपने बताया संस्कृत यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए हैं, तो हम्म। उससे कितने और ऐसे गुरुकुल जुड़े हुए हैं?
जी, हमारे यहाँ अभी फिलहाल में हमने प्रारंभ किया है, तो इसलिए केवल 20 बालक ही हमारे पास हमने लिए थे। तो 20 बालकों का चयन किया था प्रारंभिक रूप में। 750 के आसपास हमारे यहाँ पर क्वेरी आई थी। फाइनल जिनको हमने फिल्टर करके लिया था, उसमें से इंटरव्यू कर करके हम लोगों ने वहाँ से 20 बालकों को उसमें से सेलेक्ट किया था। और उनमें से हमारे यहाँ की कुछ क्राइटेरियाज हैं। क्राइटेरियाज में हम परंपरागत शिक्षा को व्यवस्थित करते हुए, उनका परीक्षण करते हुए ही यहाँ पर उसमें 3 स्तर होते हैं। सबसे पहले हम रिटन टेस्ट लेते हैं। रिटन टेस्ट के बाद में हम उनका रिटन टेस्ट होने के बाद में फिर मौखिक मौखिक लेते हैं। मौखिक के बाद में फिर एक परंपरागत रूप से उनका बैकग्राउंड जानने के लिए कि उन्होंने पहले उनका परिवार का संपर्क पिछली 3-4 पीढ़ियों से किस तरह से है, उनकी परंपरागत शिक्षा का व्यवहार कैसे है, उस हिसाब से उनको फिल्टर करके फिर उनमें एडमिशन दिया जाता है। केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय जो है वो भारत का ही नहीं, विश्व का एकमात्र श्रेष्ठ संस्कृत विश्वविद्यालय है। अगर हम संस्कृत विश्वविद्यालयों में उसकी गणना करते हैं तो वो प्रथम अंक पे आता है यूजीसी के रैंकिंग रैंकिंग के हिसाब से। और अगर हम वैसे बात करें तो श्रेष्ठ विश्वविद्यालय में उसको A++ जो है ग्रेडिंग प्राप्त है। तो संस्कृत शिक्षा में और परंपरागत शिक्षा के साथ आधुनिक शिक्षा को जोड़ते हुए अगर कोई विश्वविद्यालय काम कर रहा है तो संस्कृत विश्वविद्यालय काम कर रहा है। दूसरा, परंपरागत शिक्षा के साथ गुरुकुल जैसी पद्धतियों को भी संपोषित करने का जो प्रयास किया जा रहा है, उस विश्वविद्यालय की तरह से बहुत अच्छे से किया जा रहा है। इस वजह से हमने ये निश्चय किया था कि हम उसी विश्वविद्यालय से मान्यता लेंगे। वर्तमान में हमारे यहाँ शिक्षकों की संख्या 10 है। उसमें 2 परंपरागत शिक्षा वेद की शिक्षा के लिए आचार्य हैं। एक संस्कृत शिक्षा और आधुनिक शिक्षा के साथ में हमारा जोड़ने का जो काम करते हैं वो एक शिक्षक और आचार्य उसके लिए हैं। उसके अलावा भाषा के लिए, व्याकरण के लिए और दर्शन के लिए अलग अलग आचार्यों की व्यवस्था है। ज्योतिष के लिए अलग आचार्य की व्यवस्था है। इसके साथ साथ आधुनिक विषयों के लिए हमारे पास अलग अलग विषयों के लिए अलग अलग शिक्षक हैं, जो हमारे पास पार्ट टाइम के रूप में हम शाम को उनको बुलाते हैं ताकि वो उनका सर्कुलेशन उसी हिसाब से चलता रहे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो पीटीआई जो शारीरिक शिक्षा के लिए अलग से हैं, भोजनशाला के कर्मचारी अलग हैं, वहाँ के लिए बिल्कुल सहयोगी कार्यालय के लिए कर्मचारी हैं। इस प्रकार से व्यवस्थाओं की दृष्टि से अगर हम देखें तो आचार्यों की संख्या हमारे पास हर विषयों के आधार पर, हर सब्जेक्ट के हिसाब से महत्वपूर्ण है। तो फिलहाल में इनिशियल स्टेज है, इसलिए हम लोग उसको आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। तो धीरे धीरे जैसे जैसे आवश्यकता बढ़ती जाएगी शिक्षकों की, उस हिसाब से हम आगे बढ़ते जाएंगे। जी। मैनेजमेंट में कौन मैनेज करता है या कहीं से गवर्नमेंट से हेल्प मिलती है? जी, इसमें हम लोग कंप्लीटली महाराज जी जो है उस तरह से दृष्टि से चलते हैं कि इन बालकों को हनुमान जी ने और यहाँ के बालाजी ने अपने अंक में गोद में लिया है, तो सारी जिम्मेदारी जो है वो मेहंदीपुर बालाजी की है। तो जो बालाजी महाराज हैं वो महाराज जी के आदेश के अनुसार, महाराज जी जो है वो बालाजी महाराज के आदेश के अनुसार इन बालकों का पोषण करते हैं। उनमें से किसी भी बालक से कोई भी शुल्क नहीं लिया जाता है, किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं है। कुछ आवश्यक सामग्रियों की सूची हम देते हैं अभिभावकों को ताकि वो बालकों को दिला देते हैं। बाकी यहाँ शिक्षण की व्यवस्था वो शुल्क निशुल्क है। रहने की व्यवस्था पूर्ण रूप से सबके लिए सेपरेट और अच्छे से व्यवस्था है। ऊपर सबको सेपरेट बेड मिलता है, सबको सेपरेट कबर्ड मिलती है। और यहाँ स्नानागार इत्यादि में सब वो गर्मियों के हिसाब से गर्मी की व्यवस्था है, सर्दियों के हिसाब से सर्दियों की व्यवस्था है। निशुल्क शिक्षा के साथ में पुस्तकों का भी यहीं से प्रदान किए जाते हैं, यूनिफॉर्म भी यहीं से प्रदान की जाती है। उष्ण वस्त्र, जो भी मौसम के अनुसार इनको वस्त्र चाहिए वो, शिक्षण की समस्त सामग्री और रहने की और सबकी व्यवस्थाओं को पूर्ण रूप से निशुल्क किया गया है। कोई भी चीज, किसी भी प्रकार की चीज जो है वो बालक के द्वारा से कोई भी पे करवा करके नहीं ली जाती है। पूर्ण रूप से निशुल्क शिक्षा ही हम कह सकते हैं इसको। हम ये कह सकते हैं कि बालक केवल आ जाए, उसके बाद में उनकी सारी व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी मेहंदीपुर बालाजी के हाथ में है और पूज्य महंत जी महाराज के हाथ में धन्यवाद सर एक सवाल आचार्य था जी। सर एक। आगे है। जी। हेलो। जी। हम ये पूछना चाह रहे थे क्या इन जो आपका जो विद्यालय है इसमें कोई क्या जाति बंधन भी है क्या, कि आप ब्राह्मण क्षत्रिय या वैश्य किसके अलावा ही लेते हैं कि केवल 3 ही जाति की लेते हैं? नहीं, यहाँ अगर हम एफिलिएशन के हिसाब से बात करें तो ऐसा कोई बंधन नहीं है। बंधन इसलिए नहीं है क्योंकि
हमें जिस उद्देश्य के साथ में से बनाया गया है वो उद्देश्य एकदम स्पष्ट है, एकदम मानव समाज के लिए, उसमें कोई भी व्यक्ति आ सकता है। लेकिन कुछ चीजें जो हैं वो बंधन के कारण इसलिए बन जाती हैं क्योंकि हमारी जो परंपरागत शिक्षा के हिसाब से, बंधन का मतलब ऐसा नहीं है कि उसमें सबको नहीं मालूम होती है, हम ये जागृति भी पैदा करना चाहते हैं कि व्यक्ति अपनी जड़ों को भी समझे। तो कुछ चीजों की वजह से जो परंपरागत रूप से जो ज्ञान है, यानी हम वेद शाखा प्रवर और उसका गोत्र ऋषि गोत्र इत्यादि हम लोग पूछने की आवश्यकता महसूस करते हैं, क्योंकि उसके पीछे भी वैज्ञानिक कारण है, किसी ने जहां से ये उद्देश्य प्राप्त हुआ है उनको, हर कोई किसी को पता नहीं होता है। अन्य लोग भी हैं यहाँ जो अन्य जातियों से संपर्क रखते हैं, लेकिन उनमें से हमने ये पाया कि बहुत कम लोग हैं जो उनकी मूल जड़ों से संपर्कित हैं। तो वहाँ जो हमारा क्राइटेरिया है एडमिशन का, उस क्राइटेरिया में बहुत कम लोग हमें अन्य समाज से जातियों से मिल पाते हैं। बाकी हम जातियों पर विश्वास नहीं करते हैं, हमारा पूर्ण रूप से मुक्त स्वच्छंद एकदम विषय है और यहाँ स्थान है। किस कक्षा से प्रवेश ले सकते हैं? हमारे यहाँ कक्षाओं में कक्षा 5 से हम लोग अंग्रेजी माध्यम से प्रवेश लेते हैं। कक्षा 5 में अंग्रेजी माध्यम का बालक होना चाहिए। कक्षा 6 से हम लोग नॉर्मल एजुकेशन देते हैं, मतलब नॉर्मली कोई भी बच्चा हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। प्रवेश परीक्षा में वो अगर सफल होता है और साक्षात्कार में वो सफल होता है तो निश्चित रूप से उसको प्रवेश दिया जाता ये परीक्षा जो होती है है। जी। वह उसका जो विषय है वो ये सभी भी है ज्यादा जो हमारा अधिकांश उसमें प्रवेश अधिक। परीक्षा, हाँ जी। प्रवेश परीक्षा हम जब लेते हैं तो उसमें एक तो उसकी पूर्व कक्षाओं के अध्ययन का आधार जांचा जाता है, दूसरा उसमें हमारे गुरुकुल का जो उद्देश्य है उससे संबंधित कुछ प्रश्न होते हैं, कुछ मनोवैज्ञानिक प्रश्न होते हैं, यानी सामान्य प्रश्न होते हैं लेकिन उनसे उसका मनोविज्ञान का पता चले, उससे मानसिकता का पता चले, उसके बैकग्राउंड का पता चले। तीसरा उसमें परीक्षाओं में कुछ आईक्यू लेवल को जांचने के लिए कुछ एप्टीट्यूड प्रश्न होते हैं जो बालक के स्तर के ही होते हैं, उसमें कुछ नहीं है। तीसरा भाषा का थोड़ा सा ज्ञान पूछा जाता है जिसमें संस्कृत से संबंधित, हमारी परंपरागत शिक्षाओं से संबंधित, कुछ संस्कृति से संबंधित सामान्य प्रश्न होते हैं जो बालक की उम्र के अनुसार जितना आना चाहिए उसके आधार पर। आगे की शिक्षाओं के आधार पर भी हम देखते हैं तो बालक को कितना इंटरेस्ट है इसके लिए भी कुछ सामान्य मिक्स प्रश्न होते हैं। फिर कुछ मैथ साइंस इस तरह जो उसके पीछे बैकग्राउंड में जो उसने से विषय पढ़े हैं उससे संबंधित प्रश्न। भारतवर्ष से कहीं से भी आ सकते हैं। जी, भारतवर्ष के कहीं भी, भारत क्या विश्व भर से कहीं से भी बालक पढ़ने के लिए आ सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत तो कैसे अप्रोच करना है और क्या उसमें अभी तो आपने बैच शुरू किया तो आपने संपर्कों के माध्यम से किया होगा। नहीं। जी, अभी संपर्कों के माध्यम से भी किया, कुछ सोशल मीडिया के थ्रू भी हमारे साथ संपर्क में हुए थे, कुछ हमने देखा कि कुछ प्रबुद्ध लोग हैं वहां से अगर कुछ भी भेजना चाहें तो उनको भेज सकते हैं। हालांकि उसके बाद में संख्या काफी बढ़ गई थी लेकिन फिर भी हमें कठिन होता है, हम किसी बालक को अयोग्य नहीं समझते हैं, लेकिन उद्देश्य में जो सबसे ज्यादा सहयोग कर पाता है ये हमारी मजबूरी होती है, वो हम लोग समझते हैं इस चीज की व्यथाओं को। तो हम प्रयास कर रहे हैं कि धीरे 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 जो है हम ज्यादा से ज्यादा लोगों की सेवा कर पाएं, ज्यादा से ज्यादा क्षेत्र में इस तरह को प्रचार कर पाएं। तो हमारा प्लेटफॉर्म भी हम बना रहे हैं, अभी वेबसाइट पे भी हमने काम चालू कर दिया है। काम लगभग लगभग ये है कि शायद इसी महीने में हम लोग उसको लॉन्च कर देंगे ताकि हमारा आगे का संपर्क जो है अच्छा हो जाएगा। हमने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म को भी एक्टिव कर रखा है, ये अभी रिसेंटली हमने उसको एक्टिवेट किया है। तो यहाँ पर RVSG ऑफिशियल के नाम से हमारा एक इंस्टाग्राम पेज है, उसी नाम से हमारा फेसबुक पेज है, और उसी नाम से मेल आईडीज हैं RVSG ऑफिस office@rvsg.com, और बाकी संपर्क सूत्र हैं जो मैं आपको खुशी होगी मैं आपको शेयर करूंगा। जी, इसमें चैट बॉक्स में डाल देंगे तो अच्छा रहेगा। जी। सभी लोग जो हैं वो उनका आपका जो लिंक है उसको जी, डाल दीजिए। और अभी कितना कैपेसिटी का आपका अभी तक, मतलब आप कितने ले अभी सकते हैं। हम हर हर वर्ष केवल 25 बालकों को ही एडमिशन का हमारा अभी तक फिलहाल में प्लान है। टोटल हमारी जो स्ट्रेंथ रहेगी वो, क्योंकि अभी इनिशियल स्टेज है इस वजह से हम लोग उसको से बढ़ाते जा रहे हैं। बाकी जो फुल कैपेसिटी है वो लगभग 200 बालकों की है। हालांकि हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि उसके लिए हमें परिसर की कमी है, परिसर बहुत बड़ा है, परिसर की कैपेसिटी के हिसाब से देखें तो 500 बालकों को हम लोग अध्ययन करवा सकते हैं।
लेकिन क्वालिटी और उद्देश्य की को मद्देनजर रखते हुए हमने 200 बालकों तक की ही अभी फिलहाल में योजना बनाई है। उसी के आधार पर हम धीरे धीरे काम कर रहे हैं। तो इसमें जो जो गुरुकुल की बात हम लोग शुरू किए थे आपके आने के पूर्व भी, कि जिसमें हमारे ब्रिगेडियर राजाराम जी भी और हम भी उसी पर काम, मैं भी उन्हीं पर काम कर रहा हूँ, जिसमें पंचकुल का जो संदर्भ है, जिसमें कि आपका ऋषिकुल, गोकुल, तरुकुल, आरोग्यकुल। तो जी इसके बारे में थोड़ा प्रकाश डालिए। पंचकुल सभी हैं क्या, जिसमें गौशाला आपके साथ है क्या? जी 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 गौशाला, बिल्कुल। हमारे यहाँ गौशाला है। कृषि, गौशाला, यानी तरुकुल, जी बिल्कुल। जैसा कि मैंने पहले भी बताया गौशाला। कि हमारे यहाँ सब प्रकार से सर्वविध बालक जो है वो पूरे डिपेंडेंट है। गौशाला है। गौशाला में फिलहाल में हमने 15 गायें रखी हुई हैं, इसको धीरे धीरे हम विस्तार देंगे। तो गौशाला में सेवा का भी हमारे यहाँ एक दिन का निश्चय है। हफ्ता में एक बार अवकाश के दिन या कोई विशेष अवकाश के दिन बालक जो है वो गौशाला में जाते हैं। क्योंकि गौशाला अभी फिलहाल में यहाँ से लगभग 3-4 किलोमीटर दूर है, तो हम संसाधन के थ्रू ही वहाँ पर एक साधन के थ्रू हम जाते हैं। अभी नीचे, क्योंकि मैंने आपको निवेदन किया कि अभी हम प्रथम स्टेज पे हैं और हमें केवल 4 महीने हुए हैं गुरुकुल को स्थापित किए हुए। तो गौशाला का भी निर्माण का कार्य और योजना हमारी चालू हो रखी है। उसको भी हम यहाँ धीरे 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 आगे अग्रसर कर रहे हैं। तो गौशाला जब और हम यहाँ स्थापित कर देंगे उसके बाद में हम नित्य कर्म में उन करते हैं। और कृषि क्षेत्र के लिए भी स्थान और है, हमारा निश्चय हो चुका है। कृषि क्षेत्र का काम भी हमने जी। वैसे चालू कर दिया है, क्योंकि बालकों को गार्डनिंग करना सिखाना तो हमने प्रारंभ कर दिया है। क्योंकि अभी इसको सजावट के लिए भी हमने ऐसी योजना बनाई थी कि बालक स्वयं ही अपने हाथों से पेड़ पौधे को, इनके सबको संरक्षण करें, उनकी व्यवस्था देखें, और आगे धीरे 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 वो कृषि क्षेत्र में भी जाएं। जो हमारी दैनिक उपयोग की जो साग सब्जियां हैं, अनाज है, इस तरह की चीजों को भी वो लगाना सीखेंगे। और फिर धीरे धीरे उन्हें विस्तार हमें वृहत, क्योंकि वृहत संहिता भी हमारे पाठ्यक्रम में शामिल की है। तो वृहत संहिता के माध्यम से भी हम कृषि विज्ञान को थोड़ा सा समझाने का प्रयास किएंगे। इसके साथ साथ हमारे यहाँ आयुर्वेद हॉस्पिटल है। हॉस्पिटल में जो हमारे यहाँ आचार्य हैं, हमारे जो वैद्य हैं, वो परम निष्णात हैं। उन्होंने भी भारतवर्ष में अनेक अलग जगह पर काम करके और अनुभव लेकर के बहुत ज़्यादा काम किया है। उनकी भी इसी योजना में, आपकी ये योजना शामिल है। आयुर्वेद की दृष्टि से भी हम बालकों को पूर्ण रूप से शिक्षा देने का, क्योंकि हमारे पाठ्यक्रम का हिस्सा है। तो हर वर्ष हमने नित्य कर्म कर उसमें फिक्स एक पाठ्यक्रम बनाया हुआ है कि बालक को प्रथम वर्ष में इतना आयुर्वेद की दृष्टि से ज्ञान होना चाहिए। जीवन में, नित्य जीवन में उसको जो जो चीज़ों की आवश्यकता है उसकी विशेष रूप से उसको पूर्ण रूप से जो शास्त्र सम्मत बातें हैं वो याद रहनी चाहिए और उनको जानकारी होनी चाहिए। इसके साथ साथ अगर हम शिक्षा की बात करें, परंपरागत ज्ञान तो है ही, उसके अलावा पंचकुल में और अन्य जो चीजें हैं उनको भी हमने धीरे धीरे शामिल करना प्रारंभ कर दिया है। अगले वर्ष तक हम आशा करते हैं कि शायद आप हाँ, ये आप आपने जैसे तो मनीषियों ने, जी हाँ, आपने तो अच्छा है। मतलब पंचकुल में जैसे आपका गोकुल हो गया, तरुकुल हो गया। ऋषिकुल के लिए तो आपके पास आचार्य तो हैं ही, तो वह हो बिल्कुल। ही रहा है। ये बढ़िया है, बहुत बड़ा काम कर लिया आपने। एक्चुअली इसका लोकेशन कहाँ है, मेदिनीपुर बालाजी के किधर? मेहंदीपुर बालाजी जो है कौन से वो गांव में ये आ रहा है? जी, मेहंदीपुर बालाजी जो है वो राजस्थान ये जो जो के राज्य में, जयपुर से अगर हम आते हैं तो जयपुर से 105 किलोमीटर दूरी पर है। और मेन आगरा हाईवे है, जो जयपुर से आगरा हाईवे जाता है, उस आगरा और जयपुर के दोनों के बीच में है। आगरा भी यहाँ से उतना ही पड़ता है जितना यहाँ से जयपुर पड़ता है, बल्कि आगरा जयपुर नजदीक पड़ता है थोड़ा सा। आगरा 115 किलोमीटर, 120-125 किलोमीटर के आसपास पड़ता है, तो लगभग मध्य का ही महुआ, हम मान महुआ के आसपास है। चलिए। हाँ, महुआ यहाँ से 15 किलोमीटर आगे है। महुआ जयपुर से आने के बाद में महुआ जो है वो यहाँ से 15 किलोमीटर आगे पड़ता है। मेहंदीपुर बालाजी मोड़ के नाम से, बालाजी मोड़ के नाम से जाना जाता है। बालाजी मोड़ आता है, वहां से 1 किलोमीटर अंदर ही ये ये है गुरुकुल। उस गांव का नाम क्या? गांव मेहंदीपुर ही है वैसे ये। मेहंदीपुर और उदयपुरा दो गांव हैं। उदयपुरा दौसा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, मेहंदीपुर जो है वो करौली डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, क्योंकि दोनों बॉर्डर पे। मेहंदीपुर बालाजी का जो मंदिर है वो मंदिर बिल्कुल नजदीक में है। यहाँ से 300 मीटर की दूरी पर हमारा मंदिर है। ये जो परिसर है ये बिल्कुल आवासीय आबादी से बिल्कुल चारों तरफ से, क्योंकि ये हमारा जो पूरा परिसर है वो बिल्कुल मध्य में है। आगे गार्डन है, उसके आगे और हमारी जो
संसाधन की व्यवस्थाएं हैं वो है। मेन गेट जो है वो यहाँ से लगभग लगभग 800 मीटर दूरी पर है, 700 मीटर दूरी पे है। ये जो परिसर के 700 मीटर के अंदर है हमारा जो परिसर है, मतलब जो बिल्डिंग है, रेजिडेंशियल जो बिल्डिंग है। अगर हम यूनिवर्सिटी की कल्पना करते हैं तो यहाँ पर संसाधन से ही बालक आ पाते हैं। इस प्रकार से मंदिर की तरफ हम जाते हैं तो मंदिर जो मेन गेट से 300 मीटर की दूरी पर है। इस प्रकार से लगभग चारों तरफ से ये खुला और एकदम शांत वातावरण के हिसाब से है। पूर्ण रूप से प्राकृतिक आभा के अंदर है। धीरे धीरे आप जैसे मनीषी जब यहाँ पधारेंगे और कुछ सुझाव देंगे तो इसको निरंतर और उन्नति की तरफ हम ले जाने का प्रयास करेंगे, और अभी प्रयास कर रहे हैं क्योंकि इसके अंदर अभी बहुत सारी चीजें हैं, धीरे धीरे डेवलप की जा रही हैं। काफी बड़ा प्रोजेक्ट लेकर के हम लोग चल रहे हैं, और हाँ, आने वाले समय में बहुत भारतवर्ष में ही हमारे जो भविष्य। जनकपुरा, जी जी जी। जी, बहुत बहुत अच्छा रहा। आचार्य जी। आप इनसे से तो परिचित है ना, हमारे आचार्य सुमेर सिंह राजावत जी। आचार्य जी। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छे से आचार्य हाँ, परिचित। और जनकपुरा में हम गए थे तो आचार्य मैं जी। सुमेर आचार्य जी, सिंह आपको राजावत। आवाज आ रही है? बिल्कुल जी बिल्कुल जी। सुन। आवाज आ रही है आचार्य जी? जी हाँ, जी बोलिए सुन। ना। आ, हमारे बीच में दिलीप जोगलेकर जी हैं सतारा से। अभी इन्होंने कुछ 400 एकड़ में कोई एक पूरी पहाड़ी ली है कुछ लोगों के साथ मिलके, और कुछ गुरुकुल जैसे कुछ प्रोजेक्ट पे विचार चल रहा है। तो दिलीप जी, कुछ प्रश्न हैं उनके, दिलीप जी करेंगे। आदरणीय दिलीप जी। थैंक यू अभिषेक जी। बहुत देर से मैं आचार्य जी का और घनश्याम जी का बात सुन रहा था। बहुत अच्छा जानकारी मिला। मेरी इन्फॉर्मेशन देता हूँ। सांगली डिस्ट्रिक्ट से आता हूँ। अभी मैं सातारा में काम करता हूँ। सांगली में एक पुरानी संस्था है। 109 साल पुरानी संस्था है। 1914 में उसका सेंटेनरी ईयर था। और मैं उस संस्था में 5 साल मैंने डायरेक्टर करके काम किया था। सांगली डिस्ट्रिक्ट में एक मिलिट्री स्कूल है, प्राइवेट मिलिट्री स्कूल संस्था का। तो उसमें मैं संचालक था और स्कूल कमेटी चेयरमैन था। हमारी टोटल 35 शाखाएं थी, और वो शिक्षण संस्था में मैं काम कर चुका हूँ। मैं 5 स्कूल का स्कूल कमेटी चेयरमैन था, और बाकी 6-7 स्कूल में मैं स्कूल कमेटी मेंबर था। मेरा अनुभव उसमें बहुत अच्छा था, इसलिए मैंने एक दूसरी मीटिंग में अभी एक आधा पौना घंटे पहले बात हुई थी अभिषेक जी से। तो हमारे यहाँ पे सातारा डिस्ट्रिक्ट में एक हिल स्टेशन बन रहा है, न्यू महाबलेश्वर करके। 1000 मीटर ऊंची पर है, और यहाँ पे बहुत अच्छा मौसम है। हमने 400 एकड़ लैंड यहाँ परचेज की है। हमारा ग्रुप है 3-4 लोगों का। और हमारी इच्छा है गुरुकुल शिक्षण संस्था शुरू करने की। मैं अभी एक हमारी रामदेव घर के ट्रस्ट है उसमें अध्यक्ष हूँ। अभी जो रामनवमी उत्सव होगा वो 192वां उत्सव इस साल हम करने वाले हैं। और दूसरा हमारा एक श्री गणेश चैरिटेबल ट्रस्ट करके है, उसका भी मैं अध्यक्ष हूँ। बहुत एक्टिविटीज हमारी भी रहती है। तो हमारी इच्छा है कि यहाँ एक गुरुकुल अच्छा बने, और हमारे पास जगह है, और 5 साल का बहुत अच्छा अनुभव है। रेसिडेंशियल मिलिट्री स्कूल था, और 360 की कैपेसिटी थी, 5वीं से लेके 12वीं तक। ये महाराष्ट्र बोर्ड का स्कूल था, महाराष्ट्र बोर्ड एग्जामिनेशन का। तो हमारे ये स्कूल से अभी तक आर्म फोर्सेस में 13-14 लड़के ज्वाइन कर चुके हैं। कुछ नेवी में है, कुछ एयरफोर्स में है, कुछ आर्मी में है। तो ऐसे हर साल एक ना एक कैंडिडेट सिलेक्ट होता है। कुछ थ्रू एनडीए, कुछ एसएसबी इसमें से जा चुके हैं। और बाकी तो गवर्नमेंट इसमें आईएएस आईपीएस इसमें भी बहुत हमारे लड़के अभी सीख रहे हैं। लेकिन हमारी इच्छा है अभी भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपरा और अपना शास्त्र, ये सब जिसमें अच्छा सिखा सके, ऐसी एक गुरुकुल पद्धति की शिक्षण संस्था शुरू करे। रामदास स्वामी जी आपको शायद मालूम होंगे, एक अच्छे संत थे महाराष्ट्र में, जो शिवाजी महाराज के गुरु थे। तो वो लोकेशन मेरे अभी जो मैंने काम कर रहा हूँ मैं, वहां से खाली 25 किलोमीटर की दूरी पे है।
और उसके सभी जो समर्थ भक्त है वो हमारे से मिले हुए हैं, बहुत लोगों से पहचान है। और गए महीने में हम हमारे यहाँ जो एकेडमी चलाते हैं अविनाश धर्माधिकारी जी, वो भारतवर्ष में हर जगह पे जाते, उनके बहुत अच्छा उनको इनविटेशंस मिलता है। और उनका एकेडमी है, उसमें आईएएस आईपीएस ट्रेनिंग सेंटर वो चला रहे। उन्होंने विश्वविद्यालय की कल्पना उठाई है, और वो भी ये जो भारतीय परंपरा संस्कृति अपना जो कल्चर है उससे रिलेटेड सब काम चालू करने का उनका भी मन है। तो मैं उनसे भी मिला था, वो अगले महीने में मेरे यहाँ विजिट करने वाले हैं। तो विश्वविद्यालय की ब्रांच यहाँ पे शुरू करने के लिए के बारे में भी हमारी बात हुई है। तो यहाँ मेरे पास बहुत अच्छी जगह है, हवा अच्छी है, पानी अच्छा है, और हमको एक्सपीरियंस है। तो यहाँ भी हम अगर चाहे तो गुरुकुल स्थापन कर सकते हैं। और इसमें आपकी अगर कोई मदद हो सके तो बहुत अच्छा रहेगा, आपके साथ काम करने में हमें भी इंटरेस्ट आएगा। तो आप इस बात का विचार करें, इतनी मेरी विनंती है। धन्यवाद। जी अभिषेक जी। डॉक्टर घनश्याम जी, आप आपकी आवाज थोड़ी डिस्टर्ब होकर के आ रही है, मुझे प्रॉपर तरीके से सुनाई नहीं दे रही है। शायद ये मेरे यहाँ की समस्या है या फिर ये बहुत अच्छा हमारा ये है कि ये जुड़ करके हमारे दिलीप जोगलेकर जी जो अपनी विचार व्यक्त कर रहे हैं, आवाज आ रही है, आपकी भी आवाज आ रही है, हमारी आवाज। तो आप ये कर सकते हैं, और भी इस तरह से जो हमारे देश में अलग अलग गुरुकुल पर, इसमें थोड़ा बताएं डॉक्टर जी घनश्याम जी। जी 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 हाँ। इसमें अगर मैं तो हमेशा इस तरह की शिक्षा विधियों के लिए और जितने भी संस्थाएं हैं उनके लिए निरंतर रूप से अ, हमेशा कार्य करने का प्रयास करता रहूंगा और करता हूं। और जब भी मेरी आवश्यकता कहीं भी इस तरह की होगी तो निश्चित रूप से मैं वहां आपको उपस्थित मिलूंगा। इसमें प्राकृतिक आभा और क्षेत्र को तो हम जानते हैं कि जो परंपरागत प्राचीन जो संस्थान हैं उनको संरक्षण करना तो खैर हमारी जिम्मेदारी है ही। उसके साथ साथ अगर हम देखें कि वहां आसपास के क्षेत्र के हिसाब से, क्योंकि हम जब कभी कोई संस्थान कहीं स्थापित करते हैं तो वहां पर हमारा हमारा उद्देश्य केवल यही नहीं होता कि हम केवल और केवल बाहर के ही लोगों के लिए शिक्षण संस्था प्रारंभ कर रहे हैं या शिक्षण संस्था को बढ़ाना हमारा उद्देश्य नहीं होता। उसके साथ साथ हमारा उस क्षेत्र को भी विकसित करना और उस क्षेत्र में भी वही आभा प्रकट करना या तैयार करना होना चाहिए जो हमारे मूल उद्देश्यों का है। तो मूल उद्देश्यों में अगर हम शिक्षा को बढ़ावा देना चाह रहे हैं तो आसपास के क्षेत्र को भी हमें देखना होगा कि वहाँ किस प्रकार की एंट्री है, किस प्रकार के लोग हैं, किस प्रकार के बालक और विद्यार्थी हैं जिनको हमें किस तरह से मॉडिफाई करना होगा। उसके हिसाब से हमें पाठ्यक्रम डिसाइड करना चाहिए, उसी हिसाब से हमें परिसर डिसाइड करना चाहिए, परिसर की डिजाइन करनी चाहिए। अगर परिसर पहले से ही डिजाइंड है तो उसको उसी तरीके से मॉडिफाई कर लेना चाहिए। जैसा कि आप लोग अभी मार्गदर्शन कर रहे थे कि हमें पंचकुल जो है उसमें होने चाहिए, तो पंचकुल का विशेष रूप से प्रयोग जरूर होना चाहिए वहां पर। उनमें से हमारा उद्देश्य उसी चाहे सूक्ष्म आधार पर है और छोटे आधार पर बने, लेकिन हमें तैयारी उस पुख्ता उद्देश्य के साथ करनी चाहिए जो मैं आगे ले जा करके और सब लोगों के लिए एक उदाहरण का रूप तैयार करे। तो आइडल एजुकेशन के लिए हमें शायद उसके साथ साथ पाठ्यक्रम का निर्धारण सबसे पहले करना चाहिए कि हमें क्या पढ़ाना है। उसके आधार पर फिर संस्थान संसाधन हमें जुटाने चाहिए। फिर हमें संसाधनों में भी सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि बालकों को हम पढ़ाएंगे तो केवल इसलिए नहीं पढ़ा सकते क्योंकि आजकल वर्तमान युग में हम जानते हैं कि सरकार ने कुछ नियम बना रखे हैं, तो उनके लिए सर्टिफिकेशन बहुत ज़रूरी होता है। सर्टिफिकेशन के हिसाब से हम देखते हैं कि बालक का आगे जाकर के हम किस किस क्षेत्र में एक अच्छा उद्देश्य पैदा कर सकते हैं। तो उसी क्षेत्र से हमें सर्टिफिकेशन के लिए एप्लीकेशन के लिए तैयार करना चाहिए। बाकी बेसिक संसाधन को तो हम सब जानते हैं कि किस किस तरह से हमें बाकी के संसाधनों की आवश्यकता होती है। बाकी आप किस तरह से और जो सहयोग चाहें उस हिसाब से आप कभी भी आदेश कर सकते हैं, हम लोग उस चीज़ के लिए तैयार हैं।
घनश्याम जी, उनके पूछने का मतलब ये था कि जैसे आपकी इंस्टीट्यूट है, वो जो मेहंदी बालाजी जी का इंस्टीट्यूट है वही ज्यादा चलाती है, तो ऐसा कोई उनका एक्सटेंशन इस तरह का आगे आपकी प्लान हो तो उनके लिए भी ये है। और जी, जो मैं विवेकर उसी जी, आपके आपके लिए जो हमारे ग्रुप में आचार्य जी जो मीडिएट कर रहे हैं, उनका एक बहुत बड़ा ग्रुप है, वो इसी तरह के काम में लगे हैं। तो जी हमारी जो सहकारिता की ये पूरी टीम है, इसका उद्देश्य यही है। तो आपके यहाँ ये तो सबसे अच्छे गुरुकुल के में, और उन सबका साथ लेके वो जरूर ऐसा कर देंगे जो आपने एक्सप्लेन किया है। धन्यवाद। धन्यवाद जी। इसमें मैं एक विचार रखना चाहूँगा। देखिए, ये जो गुरुकुल मेहंदीपुर बालाजी ट्रस्ट द्वारा संचालित किया जा रहा है, जिसकी पहल उन्होंने की है, वो एक तो पहले हम सभी के लिए एक बहुत बड़ा सुखद विषय है। दूसरा चीज क्या है कि जैसे अभी आदरणीय श्री घनश्याम जी ने बताया कि बच्चों की शिक्षा 5वीं के बाद से और 12वीं तक है, तो लगभग 8 साल का समय वो बच्चा उस गुरुकुल में देगा, और 8 साल में ये सारे विषय उसको पढ़ाए जाएंगे। तो पहला मेरा प्रश्न ये है कि जब वो बच्चा 12वीं करके वहां से निकलेगा, तो वो मतलब किसी, जैसे आम विद्यालय होते हैं, वो कुछ वैसी ही दृष्टि लेके निकलेगा, वैसे ही सोच लेके निकलेगा और उसी ढर्रे में जाएगा, या फिर आपने गुरुकुल इस गुरुकुल ने और गुरुकुल के शिक्षकों ने पहले से ही कुछ प्लान कर रखा है कि जी जब ये विद्यार्थी यहाँ से 12वीं करके निकलेगा, तो वो इस तरह का बनेगा और इस दिशा में जाएगा। जैसे मैं उदाहरण देता हूँ, सांची के बहुत सारे विश्वविद्यालय हैं, वो प्रथमा मध्यमा उत्तमा करा के और फिर उनको पंडित बना देते हैं, वो पूजा करते हैं और ये करते हैं। जी एक उनका एक वो सिलेबस है, उनका एक तरीका है, और उसके लिए संपूर्णानंद विश्वविद्यालय से संबद्ध होकर वो उस तरह से करते हैं। फिर इसके बाद कुछ मॉडर्न गुरुकुल, मॉडर्न शिक्षा वाले हैं जो कि संस्कृत एजुकेशन देते हैं, लेकिन साथ ही साथ उनका जो मुख्य फोकस रहता है वही अर्थ आधारित और वही रोजगार परक शिक्षा पे रहता है। तो ये एक डिफरेंट मॉडल है। आपका जी मॉडल कौन सा है? जी, और मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि अभी हम लोगों ने, मैंने निवेदन किया था स्टार्टिंग में कि बालक को हम केवल परंपरागत शिक्षा की ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। हम्म, बालक आगे जाकर के उसके सारे क्षेत्र जो हैं वो खुले हुए हैं। इसके आगे की शिक्षा के लिए भी हम लोग यहाँ ऑलरेडी एक योजना बना चुके हैं, क्योंकि हम यहाँ पहले से ही जो मंदिर ट्रस्ट है महाराज जी जो हैं वो पहले से ही लगभग लगभग 10 संस्थाएं संचालित करते हैं। उनमें से जी 3 महाविद्यालय हैं, जिनमें से अभी तक वो तीनों महाविद्यालय जो है वो महिलाओं की शिक्षा के लिए हैं। उसके पैरेलल यहाँ अन्य व्यवस्था भी है कि हम आगे जाकर के बालकों को यहाँ उच्च शिक्षा के लिए व्यवस्था कर सकते हैं, क्योंकि उस शिक्षा के क्षेत्र में हमारा अभी ध्यान जो है वो और ज्यादा विविध विषयों पर ही भी है। आगे जाकर के हमारी ये प्लानिंग है कि एक विशेष यूनिवर्सिटी के रूप में इस क्षेत्र को डेवलप किया जाए, ताकि बालक जो है वो अलग अलग विषयों को ज्ञान प्राप्त कर सके। जैसे अगर कोई बालक यहाँ से, क्योंकि उसके विशेष रूप से उसके खुद की ग्रास्पिंग पावर के ऊपर ये डिपेंड करेगा कि बालक अगर शिक्षा में अच्छा है और उसका विज्ञान की तरफ रुझान है, तो वे विज्ञान के दोनों विषयों की तरफ जा सकता है। वो चिकित्सा क्षेत्र में भी जा सकता है, वो एक टेक्नोलॉजी की तरफ या फिर इंजीनियरिंग क्षेत्र में भी जा सकता है। इसके अलावा बालक को अगर समाज में ज्यादा काम करना है तो सामाजिक दृष्टि से भी वो सिविल सर्विस से संबंधित तैयारी कर सकता है। उसकी व्यवस्था भी हम लोगों ने से सोची हुई है। ये प्लानिंग हमारी है कि बालक विविध विषयों के लेकर के जिन जिन क्षेत्रों में उसकी रुचि और रुझान है वो उस क्षेत्र में जाएगा, लेकिन उनके मूल में भारतीय संस्कार होंगे, उनके मूल में हमारी परंपरागत ज्ञान होगा। उसके मूल में जिस तरह से हम पुराने लोगों से हम जानकारी प्राप्त कर लेते हैं कि उन सबको हमारे विविध विषयों की जानकारी होती थी, चाहे वो शिक्षित हो या अशिक्षित हो, कम से कम गुरुकुल का वातावरण जो होता था वो पहले इतना ही मजबूत होता था। हो सकता है किसी के पास डिग्री नहीं हो लेकिन उसको ज्ञान होता था। तो उनके मूल में हमारा सिंचन जो है वो परंपरागत शिक्षा का है। उसमें केवल ये नहीं है कि बालक पौरोहित्य करवाए,
लेकिन हाँ, बालक अगर किसी भी तरह से, बहुत सारे बालक सबकी अपनी मेधा के अनुसार अपना प्रयास करते हैं, कुछ बालक ऐसे भी होते हैं जिनकी मेधा के आधार पर उतनी गति नहीं हो पाती है। उन बालकों को इस तरह से सुनिश्चित किया जाएगा कि वो किसी भी प्रकार से समाज में जाकर के अपने आप को अयोग्य महसूस नहीं करें, उनकी आजीविका की व्यवस्था बहुत अच्छे लेवल पर और अच्छे स्तर पर चले। वो प्रयास हमारा है, क्योंकि हम किसी भी बालक को अयोग्य नहीं बने रहने देना चाहते। किसी भी, हमारे इतने प्रयासों में हमारे आचार्य जो लोग हैं, आप जैसे बड़े प्रबुद्ध लोग हैं, उनके सहयोग से हम बालक को उस स्तर पर, न्यूनातिन्यून उस स्तर पर लेके जाएंगे कि बालक अपनी खुद की व्यवस्थाओं को इतने सुदृढ़ तरीके से कर सके कि उस समाज में उस टाइम पे उसकी बहुत अच्छी व्यवस्थाएं हो जाए, वो एक स्वाभिमान की जिंदगी जी सके। ये न्यूनतम आधार है, उच्चतम आधार की कोई सीमा नहीं है। उसकी तैयारियां पूर्ण रूप से तैयार कर तो रखी हैं। किसी कौशल विशेष का प्रशिक्षण इस 8 वर्ष के दौरान दिया जाएगा? कौशल में हम लोग विशेष रूप से शारीरिक शिक्षा पर तो ध्यान ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि क्रीड़ा क्षेत्र भी आजकल एक तरह का उद्योग क्षेत्र बन चुका है। इसके साथ साथ हमारा यहाँ पर टेक्नोलॉजी की तरफ, कंप्यूटर शिक्षा जो है, उसमें भी हमारे विविध प्रकार के कोर्स हमने शामिल किए हैं, जिसमें हम एल्गोरिदम से सिखाएंगे ताकि बालक जो है उस क्षेत्र में भी आ सकता है। आयुर्वेद क्षेत्र हमने बताया था, आयुर्वेद क्षेत्र में हम परंपरागत शिक्षा के साथ में आधुनिक विज्ञान को भी जोड़ेंगे ताकि वो रिसर्च करके और वर्तमान की जो आधुनिक चिकित्सा है उसके साथ साथ आयुर्वेद को जोड़ सके, और वास्तविक शरीर के लिए क्या आवश्यक है, समाज के लिए हम किस तरह की सुदृढ़ दृष्टि है, तो इस क्षेत्र में भी हमारी योजना है। बट ये अभी थोड़ा इसमें समय लग रहा है, लेकिन हाँ, जब बालक उस स्तर पर पहुंचेगा तो बालक की दिशा के लिए वो सब प्रबंधन हमारी तरफ से हमने चिंतन किया हुआ है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आगे के हिसाब से बालकों को कृषि क्षेत्र की जानकारी के लिए भी हमने निश्चय किया हुआ है, और कृषि क्षेत्र से संबंधित और अन्य विविध विषय हैं उनके ऊपर भी हमारी चर्चा है। जैसा कि आदरणीय हमारे सुमेर सिंह जी से हमारी जो चर्चा हुई थी, या फिर हमारे जो प्रबुद्ध आदरणीय जो वैद्य हैं हमारे यहाँ, आयुर्वेद हॉस्पिटल का संचालन कर रहे हैं, सम्माननीय सतीश जी जैमिनी, उनके साथ मिलकर के हमारी ये योजना चल रही है कि हम आयुर्वेद और कृषि इन दोनों को भी बहुत अच्छे लेवल पर, क्योंकि आज वर्तमान समाज में जो किसी समय पर सबसे श्रेष्ठ स्थान रखता था, उत्तम कृषि को माना जाता था, वो आज हम सबसे पीछे पायदान पे समझ रहे हैं। तो उस क्षेत्र में भी उसके कौशल को विकास करते समय हमारा ये कार्य चल रहा है। ऐसी योजना हमने बना रखी है। बाकी नित्य जीवन में तो जो बालक है वर्तमान शिक्षा के साथ जुड़ा हुआ है, वो चिकित्सा क्षेत्र में जाना जा रहा है, डॉक्टर बनना चाहता है, इंजीनियर बनना चाहता है, आईएएस बनना चाहता है, आईपीएस बनना चाहता है, वो एक सामान्य शिक्षा के साथ जोड़ा जा सकता है। उसकी तरफ दृष्टि जो है वो एज इट इज चलती रहेगी। जी। डॉक्टर साहब, ये पूछने का उद्देश्य ये है कि जो 25 छात्रों को लेकर ये आप मॉडल बना रहे हैं, जी इस मॉडल को ही पूरे करौली और दौसा जिले के आसपास के ग्राम पंचायतों और क्षेत्रों में विस्तारित किया जा सकता है, जिसे बोलते हैं रेप्लिका क्रिएट करना। बिल्कुल बिल्कुल। और अभी हमारा एक कार्यक्रम चल रहा है जिसे बोलते हैं ब्लॉक एडॉप्शन, और उसमें घर घर गुरुकुल नाम से एक कार्यक्रम पे हम लोग काम कर रहे हैं। जी और उसमें फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों मेथड का यूज करके ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये शिक्षा और ये जो ज्ञान है उसको पहुंचाने का प्रयास करने का प्रयास किया जा रहा है। तो जी अभी क्योंकि दोनों जिलों की आबादी अगर जोड़ दी जाए तो 70-80 लाख होती है, या उससे थोड़ी सी कम होती है। जी और यहाँ पर बहुत सारे ग्राम पंचायतें हैं जिनकी संख्या हजारों में है। तो ऐसे जगहों पे पहुंचने के लिए आप जैसे जो सफल मॉडल हैं जो बन रहे हैं, जो तैयार हो रहे हैं, उनसे लोग आए, सीखें और वैसा ही मॉडल वो अपने गांव में तैयार करें। इसका एक व्यवस्था तैयार की जा रही है और उसमें आपका सहयोग हम लोग लेंगे। और साथ ही साथ ये विचारों का आदान प्रदान होता रहेगा, और साथ ही साथ जिस तरह का भी हम लोग वो कर पाएंगे, क्योंकि अभी हमारे नेटवर्क में 200 से 250 गुरुकुल का समूह जुड़ा हुआ है। जी और हम थोड़ा सा विचारों का आदान प्रदान करते रहते हैं, मिलके काम करते रहते हैं। हम्म, और ऐसी स्थिति में हम लोग जो है
एक दूसरे से सीखते हुए इसको कैसे विस्तारित कर सकते हैं, क्योंकि जिस गति से समाज में बुरी आदतें और समस्याएं बढ़ रही हैं, उस गति से अगर अच्छे काम नहीं किए गए तो शायद लोग पीछे रह जाएंगे और बुराइयां आगे निकल जाएंगी। तो आने वाले समय की चुनौतियों को देखते हुए, विज्ञान की चुनौतियों को देखते हुए हमें अपने कामों में गति देनी है, और इसलिए मिलकर काम करना अति आवश्यक है। यही मेरा आपसे आग्रह है। हम सभी लोग मिलकर काम करेंगे और कुछ बेहतर बनाएंगे, बेहतर समाज बनाएंगे, बेहतर देश बनाएंगे और बेहतर गांव बनाएंगे। धन्यवाद। निश्चित रूप से। आचार्य जी और अन्य साथियों के प्रश्न ले सकते हैं और विषय रख सकते हैं। समय हो चुका है, बिल्कुल। जल्दी हाँ, हम लोग हाँ। आचार्य जी। जी जी, बहुत बढ़िया। तो ये अच्छा प्रश्न आपने जो मेरे मन में था वो हमारे अभिषेक जी ने इसको ये कर दिया, क्योंकि अभी तक जो जितनी भी शिक्षा है वह जो भौतिक दुनिया है, भौतिकवादी भोगवादी दुनिया, उसी में उनको रोजगार मिलता है, वहीं स्वावलंबन वहाँ जाता है। और हमारे देश की जो 70-80% जो जीवन है कृषि पर आधारित, उस पर जो गांवों पर आधारित है, उस पर जीवन यापन के लिए गुरुकुल के अलावा और कोई माध्यम दिखता नहीं है। तो इसमें ग्रामोद्योग भी शायद आपने जोड़ना है ना, ये आपकी शिक्षा में, क्योंकि जी टेक्निकल एजुकेशन, स्किल एजुकेशन में ग्रामोद्योग तो जरूरी है फिर। जी बिल्कुल उसमें है, लेकिन उसके साथ साथ आगे की योजनाएं काफी बड़ी योजनाएं हैं। अभी एक साथ तो बहुत सारी चीजें, क्योंकि उसके लिए ऊर्जा और श्रम की बहुत ज्यादा आवश्यकता पड़ेगी। ग्रामोद्योग में भी अधिकांशतः क्या है कि महिला वर्ग को हम लोग सबसे ज्यादा फिट मानते हैं। ग्रामोद्योग में ऐसा नहीं है कि पुरुष वर्ग नहीं है। पुरुष वर्ग में हम लोगों को गुरुकुल में बालकों को अगर हम देखें तो बालकों को शायद हम प्रोडक्टिविटी के हिसाब से थोड़ा सा ऊंचे लेवल पर पहुंचाए तो ज्यादा बेहतर होगा। तो प्रयास इसीलिए हम छोटे बालकों से चल रहे हैं। ग्राम उद्योग उसमें शामिल हो सकता है, लेकिन अगर हम बात करें तो केवल ग्राम उद्योग को एक छोटा प्रोजेक्ट ऐसा हो सकता है। तो उसका थोड़ा विस्तार और उसकी व्यवस्थाओं को देखते हुए थोड़ा सा समय की आवश्यकता होती है। तो उसके ऊपर चर्चा मैं करना चाहूंगा आगे, जब भी हमारे पास समय होगा। तो उसकी योजना भी हम अच्छे से बना सकते हैं। निश्चित रूप से इसमें ये ग्राम उद्योग हम शामिल कर सकते हैं। जी, मैं बहुत अच्छा रहा ये, इस पर मैं आपको अपना प्रेजेंटेशन भी भेज दूंगा। और आपने जो संपर्क दे ही दिया, और हम लोग का जो उसके साथ जोड़ करके हम लोग आपके साथ जुड़ करके बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। और मैं ये मैं उनका देखा हमने, और वहाँ गुरुकुल की योजना हमने बैठकर बनाया था। आ जाएगा जो हमने सोचा हुआ, आज आप लोगों ने कर दिया है। तो और कल बड़ा मिशन लिए हैं, बहुत बड़ा काम कर संगो मना सीजन के भावधारा में होने जा रहा है। तो जो भी और कुछ पूछना चाहते हैं तो कृपया। सुमेर सिंह राजावत जी, आपने कुछ बोला नहीं, कृपया आप इनके साथ जो आपकी सहयोग है उसको जरा व्यक्त करें। सुमेर बात सिंह करने राजावत की जी। जी, कुछ बोल रहे थे आप। बात करने की स्थिति में नहीं हूं मैं। क्या बात है सुमेर सिंह जी, ठीक ठाक तो हैं? चलो क्लोज करिए आचार्य जी। अच्छा, ठीक।
तो और कोई क्या हो गया, क्या तकलीफ? बलदेव राज सूद जी हैं क्या? तो अंत में ब्रिगेडियर राजाराम यादव जी, आप इसको कंक्लूड करें। धन्यवाद सभी को। बहुत बहुत आज का डिस्कशन बहुत कंक्लूजन पे पहुंचा है और बहुत ही अच्छा रहा। बहुत ही अच्छी तरीके से अ, ये बात समझ में आ गई है और हम लोगों का भी क्वेश्चन आंसर बहुत ही अच्छा रहा। एक उनकी सारी उन्होंने अपना आप ही सब कुछ बता दिया, कितने स्टूडेंट है क्या है, और उनका एम भी बहुत अच्छा है। इस तरह के गुरुकुल जैसे आचार्य जी आप लोगों का भी है, तो हम इस तरह का आगे बढ़ाएं और इनका साथ भी लें, और ये बहुत ही अच्छा रहेगा देश भर में। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत ही अच्छा रहा, आगे बढ़ेंगे और सब मिलकर ही काम करेंगे जो अभिषेक जी ने बताया है। और ये जो ये इसमें जो एक विषय थोड़ा सा कम डिस्कशन हुआ वो है कि ये प्रणाली या इस तरह का काम मेहंदी जी बालाजी जी महाराज तो कर ही रहे हैं, और ऐसे कुछ और भी हमारे धार्मिक लोग कर रहे हैं। पर हम सामूहिकता से करें तो परहैप्स और थोड़ा लंबा और दूर तक फैल सकते हैं। तो हम ऐसे काफी ग्रुपों का एक सामूहिक रूप से और एक सहकारिता के रूप से ये एजुकेशन में गुरुकुल शिक्षा, घर घर गुरुकुल शिक्षा को ऐड करें, और साथ में कुछ व्यवसाय या उसके लिए हम मॉडर्न गुरुकुल मॉडर्न शिक्षा को भी जोड़ें, जैसे इन्होंने सारा डिस्कशन किया और उस लेवल पर आ रहे हैं। हमारे जो मॉडर्न में मेन कमी है वो नैतिकता की है, संस्कार की है, और मानव को मानव बनाने के लिए कमी है। वो और कहीं ना कहीं थोड़े लेवल पे जोड़ के बाकी स्कूलों में भी, और ये विशेषकर इसको आगे ले जाएं। प्रयास ये ही एक बहुत अच्छा संदेश मिल गया है हमें। वो सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और जो स्पीकर थे उनका उन्होंने बहुत अच्छा और बहुत अच्छा बताया है। आगे से भी हम उम्मीद है कि आगे भी हम इस कार्यक्रम में आपके आपका आशीर्वाद लेते रहेंगे। धन्यवाद सभी को, धन्यवाद। शुभ रात्रि। धन्यवाद। शुभ रात्रि। धन्यवाद प्रभु। धन्यवाद। शुभ रात्रि। जय श्री धन्यवाद। अभिषेक जी रिकॉर्डिंग ऑफ कर दें।